कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं और तीसरी लहर की आशंका लगातार दस्तक दे रही है। हालांकि 80% केस महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत पर कोरोना के बादल नए सिरे से मंडराने लगे हैं। पहाड़ों पर सैलानियों का हुजूम है। उधर कांवड़िया यात्रा शुरू करने की संभावना तलाशी जा रही है, जिसमें 2 से 5 करोड़ शिव भक्त गंगा जल लेने निकलते हैं। अब इसे क्या संयोग ही माना जाए कि उत्तराखंड और यूपी में चुनाव है, लिहाजा ये सारी कवायद चल रही है। आपको बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। ब्राजील में कोपा अमेरिका कप का फाइनल और इंग्लैंड में यूरो कप का फाइनल। कोरोना काल में इन 2 मैचों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ब्राजील की राजधानी रियो के मरकाना स्टेडियम की क्षमता 78,000 है। फाइनल खेला जा रहा था ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच। ब्राजील की तरफ से खेल रहे थे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी नेमार और अर्जेंटीना की तरफ से माराडोना के बाद सबसे चर्चित खिलाड़ी मेसी। कोरोना काल में ब्राजील की आर्थिक हालत खस्ता है। ऐसे में टिकटों से कमाई हो सकती थी, लेकिन सिर्फ 10% को ही एंट्री दी गई। 78,000 के स्टेडियम में 70,000 खाली कुर्सियों के सामने मैच खेला गया। सिर्फ 7800 दर्शक ही बिठाए गए, वो भी कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल के साथ। दूसरी तरफ देखिए इंग्लैंड का वेम्बले स्टेडियम। यूपो कप का फाइनल इंग्लैंड और इटली के बीच। क्षमता 68,000 और पूरा फुल। ये हाल तब है जबकि वहां कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। कोरोना तो उस वक्त फैलता है जब लोगों को लगने लगता है कि अब कोरोना का कोई डर नहीं है। जैसे आजकल धीरे धीरे कर कर लोगों में फिर से ये बात आ रही है कि कोरोना का कोई डर नहीं है। हालांकि अभी भारत में लंदन जैसी स्थिति, ब्रिटेन जैसी स्थिति और यूरोप जैसी स्थिति नहीं आई है, उस तरह की भीड़ें जमा नहीं हो रही हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हो सकता है। लंदन में पिछले 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 43% का इजाफा हुआ है। जानकार कह रहे हैं कि 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच रोज आने वाले नए मामलों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। यानी स्टेडियम सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया से निकलकर चलते हैं सीधे भारत, जहां कोरोना काल में सियासी चुनावी फुटबॉल खेली जा रही है। हम बात कर रहे हैं कांवड़ियों की यात्रा की, हम बात कर रहे हैं पहाड़ों पर घूम रहे सैलानियों की। पहाड़ों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही अन्य कोई प्रोटोकॉल। ये सैलानी नहीं बल्कि सुपर स्प्रेडर हैं और इन तस्वीरों से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं। आगाह कर चुके हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है और हमें पर्याप्त एहतियात बरतना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोग की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे। फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए। हमें सबको फिर भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। साफ है कि कोरोना की जाती हुई दूसरी लहर इन सैलानियों पर सवार होकर मैदानों में लौट सकती है, तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। इसके साथ ही बड़ा खतरा 4 धाम यात्रा और कांवड़ियों की यात्रा को लेकर है। उत्तराखंड के पिछले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कांवड़ियों की यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 जुलाई से यात्रा निकालने की इजाजत दी है। उधर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो पड़ोसी राज्यों से बातचीत करेंगे, यानी कांवड़िया यात्रा पर रोक के फैसले पर पुनर्विचार के संकेत दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और श्रद्धा का सब्जेक्ट है और हम केवल इसमें होस्ट हैं। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी लोग आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे मतलब हाँ, आप दिल्ली आने से देंगे? नहीं, जब भी आते हैं यात्रा जब होती है तो आते हैं। कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो,
उस यात्रा के कारण से लोगों के जान माल को कोई खतरा न पहुंचे। अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है, स्थिति बनती है, तो हम उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से सभी से बात करेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य ये होगा कि भाई लोगों को बचाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। उधर जानकारों का कहना है कि यात्रा के दौरान 15 दिनों में 3 से 5 करोड़ शिव भक्त आएंगे, जबकि कुंभ में तो 70 लाख लोगों का ही 30 दिनों में हरिद्वार आना हुआ था। यानी हरिद्वार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा सुपर स्प्रेडर की आशंका है। गंगा जल लेने यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश से कांवड़िए गोमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार तक जाते हैं। पिछले साल इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन तब चुनाव नहीं थे। अब देखिए, जब देश के पिछली बार चुनाव जब हो रहे थे, पश्चिम बंगाल में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त दूसरी लहर आ रही थी और उसके कुछ दिन बाद ही वो अपने पीक पे पहुंच गई, अपने शिखर पे पहुंच गई। लेकिन हमारे पास चुनाव लड़ने का ऐसा कोई भी मॉडल नहीं था जिससे हम इस महामारी के प्रकोप का मुकाबला कर पाते या उसे रोक पाते। तो सबसे पहले तो सरकार को और चुनाव आयोग को और राज्य सरकारों को और तमाम विपक्षी दलों को, सत्तारूढ़ दल को मिलकर ये तय करना चाहिए कि जब अगला चुनाव क्या उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पिछले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। अगर वैसा ही हुआ तो फिर इन चुनावों के ऊपर, जो कि लोकतंत्र की मुख्य गतिविधि है, उसके ऊपर तोहमत ये लगेगी कि भाई इसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही पार्टियां अपने हिंदू वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा कांवड़ियों की यात्रा को लेकर दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही राज्य सरकारों ने साफ साफ किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए। कांवड़ियों की यात्रा के साथ साथ 4 धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा की राज्य के अंदर के नागरिकों को मंजूरी दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई और लाइव प्रसारण का विकल्प सामने रखा तो तर्क दिया गया कि हिंदू शास्त्र लाइव प्रसारण की अनुमति नहीं देते हैं। इस पर कोर्ट का कहना था कि देश संविधान से चलता है, शास्त्र से नहीं। मुझे तो लगता है कि इससे पहले कि इन तमाम धार्मिक उत्सवों के ऊपर ये आरोप लगे कि वो तीसरी लहर में कोरोना फैलाने में उनका योगदान रहा है, इस बात पर सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए कि क्यों ना जब तक कोरोना का डर पूरी तरह खत्म हो जाए तब तक इन तमाम कार्यक्रमों को प्रतीकात्मक कार्यक्रम में बदल दिया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह जो कुंभ था, कुंभ के बारे में पहले सोचा गया उसको प्रतीकात्मक कार्यक्रम बनाया गया, लेकिन बाद में नहीं बनाया गया और उसको पूरी तरह से कुंभ को किया गया। नतीजा क्या निकला? उसमें कई तो महामंडलेश्वरों की मृत्यु हो गई। जानकारों का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान 1 लाख लोगों का जिस तरह कागजी RT-PCR टेस्ट करवाने की पोल खुली, उसके बाद भी राज्य सरकारों की नींद नहीं टूटी है। लाखों करोड़ों की संख्या में कांवड़ियों का टेस्ट कैसे कहां हो सकता है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी 4 धाम और कांवड़ियों की यात्रा के बहाने हिंदू वोटरों को चुनावों से पहले हिंदुत्व की याद दिला रही है। आखिर अमरनाथ यात्रा पर भी रोक लगाई गई क्योंकि वहां चुनाव नहीं है। वैष्णो देवी यात्रा पर भी रोक लगाई गई क्योंकि वहां भी चुनाव नहीं है। पिछले साल कांवड़ियों की यात्रा पर रोक लगाई गई थी जब कोरोना उतने भयावह रूप में हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन तब चुनाव नहीं थे। बात कड़वी जरूर है, लेकिन आपको बताना भी जरूरी है। कुंभ के दौरान कोरोना फैला, मां गंगा कुछ नहीं कर पाई। अब कांवड़ियों की यात्रा के दौरान भी कोरोना फैलेगा और शास्त्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मां गंगा और शास्त्रों के पास आपकी गैर वाजिब हरकतों के लिए वक्त नहीं। विजय विद्रोही, ABP न्यूज, जयपुर। पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी का सामना कर रही है और वायरस के नए वेरिएंट्स को लेकर चिंता और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसके संभावित खतरों को पहचानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। आखिर कैसे, बता रहे हैं ABP न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक तरफ देश में कोरोना की तीसरी लहर के आने की चेतावनी जारी की जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हिल स्टेशंस पर बढ़ती भीड़ इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रही है। इस भीड़ में ना तो कोरोना का डर दिख रहा है, ना ही कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की ही कोई फिक्र है।
भले ही लोगों में तीसरी लहर की चिंता या डर न हो, लेकिन दिल्ली में इससे निपटने की तैयारियों पर काम किया जा रहा है। 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब शुरू हो चुके हैं। इनमें से एक लैब दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में है, दूसरी लैब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में है। ILBS में बनी लैब एडवांस तकनीक पर आधारित है। एबीपी न्यूज की टीम ने ILBS में बनी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का दौरा किया और एक्सपर्ट से समझा कि ये लैब किस तरह से काम करती है और कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये मदद करने वाली है। कोरोना के खतरे के साथ साथ अब वायरस के अलग अलग वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में डेल्टा प्लस वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए और तीसरी लहर के आक्रामक होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कई इंतजाम सरकार कर रही है, जिसके तहत जीनोम सीक्वेंसिंग लैब दिल्ली में दिल्ली सरकार अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खुलवा रही है। और इस समय हम ILBS में मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली की 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो खोली गई हैं, उनमें से एक लैब यहाँ पर है। सबसे पहले लैब में आने वाले RT-PCR को रिसीव किया जाता है। UV लाइट की मदद से सैंपल ट्यूब और सैंपल फॉर्म को डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बाद सैंपल की एंट्री की जाती है और फिर उसे RNA एक्सट्रैक्शन के लिए भेजा जाता है। लैब के उस हिस्से में हम हैं जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग का जो प्रोसेस है उसको किया जाता है और यहां से RNA एक्सट्रैक्शन के बाद जब सैंपल आता है तो ये दरअसल वो असल हिस्सा है जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का, जहां पर सैंपल को सीक्वेंसिंग पर लगाया जाता है, उसके जीनोम पहचान की जाती है और ये पता किया जाता है कि किस तरह का वेरिएंट है। और उससे पहले दरअसल जो सैंपल RNA एक्सट्रैक्शन के बाद आता है, उससे पहले का प्रोसेस ये है, ये सैंपल प्रिपरेशन एरिया है, जहां पर सैंपल को सीक्वेंसिंग पर लगाने से पहले तैयार किया जाता है। हम उनको यहाँ पे लेके एक इनका RT-PCR लगाएंगे, RNA एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग आप DNA और RNA से ही करते हो, तो हम उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर हमारी जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें ऊपर लगी हुई हैं वहाँ पे लेके जाएंगे इस कंडीशन में। ये अब जैसे समझे तो ये एक फ्लो चार्ट है कि पहले RT-PCR सैंपल जो है वो रिसीव किए आपने, उसके बाद ये BSL-3 लैब में आते हैं, उसके बाद RNA एक्सट्रैक्शन होता है और फिर एक एक प्रोसेस के थ्रू ये अंदर से गुजरेगा और फिर जो RNA हमारा एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको हम सीक्वेंस में लगाएंगे, होल जीनोम सीक्वेंस में लगाएंगे। RNA एक्सट्रैक्शन के बाद सैंपल को सैंपल प्रिपरेशन एरिया में लाया जाता है। इसके बाद सैंपल को अगले 2 दिनों में कई सारे चरणों की टेस्टिंग से गुजारा जाता है। सबसे पहले RNA आइसोलेशन मैडम की लैब से होता है, उसके बाद में लाइब्रेरी प्रिपरेशन करते हैं। लाइब्रेरी प्रिपरेशन में इतने स्टेप्स होते हैं जिसमें cDNA सिंथेसिस है, तो ये जो है अगर RNA आइसोलेट करना है तो ये वाला एरिया है। उसके बाद में टैगमेंटेशन, PCR और लाइब्रेरी पूलिंग, क्वांटिफिकेशन एंड नॉर्मलाइजेशन वो हम वहाँ तक करते हैं। उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया होती है, ये पूरा जो लाइब्रेरी प्रिपरेशन का प्रोसेस है, ये इट इज ऑफ 2 to 3 days। सिंथेसिस इसको अगर कहें तो RNA वायरस है तो RNA से DNA बनाते हैं, फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग एरिया लैब का सबसे संवेदनशील और अहम हिस्सा है, जहां सैंपल को सीक्वेंसिंग पर लगाया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग के पूरे प्रोसेस में करीब 1 हफ्ते का समय लग जाता है। हमारे पास ये 2 प्लेटफॉर्म हैं जिस पे हम सीक्वेंसिंग करते हैं। इसका नाम है NextSeq 550, जिसमें हम 1 हफ्ते में 384 सैंपल 384 सैंपल्स हम रन कर सकते हैं और ये रन करने के लिए अगेन 2 to 3 days लगते हैं, जिसलिए पूरा जो प्रोसेस है 384 सैंपल का, उसका टाइम होता है 1 हफ्ते का, जिससे में हम कहते हैं कि अभी हमारी करंट कैपेसिटी जो है वो 384 सैंपल की है। ये जो दूसरी मशीन है ये लो थ्रूपुट की मशीन है, जिसमें हम एक साथ 96 सैंपल कर सकते हैं और इसको हम MySeq बोलते हैं। ठीक है, तो 96 सैंपल इसको भी रन करने के लिए 2 दिन का समय लगता है। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रक्रिया का सबसे आखिरी स्टेप है एनालिसिस, यानी आकलन। सीक्वेंसिंग रन पूरा होने पर जो डेटा आता है उसका आकलन करने पर पता चलता है कि सैंपल में कौन सा वेरिएंट है या कोई नया म्यूटेंट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल होता है, ये सारे जो सीक्वेंसेस रॉ डेटा आता है
आपको किसी सिस्टम पे एक्सेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर से आप देखते हो कि कौन कौन सी जो म्यूटेशंस पता हैं जिसकी वजह से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वेरिएंट्स हैं, वो तो हम बता सकते हैं। जो नहीं पता है फिर उनको भी देखा जाता है, फिर उन्हें एनालाइज किया जाता है। तो ये काफ़ी इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीनोम सीक्वेंसिंग बेहद मददगार साबित होने वाली है। कोरोना वायरस के बदलते रूपों के खिलाफ रणनीति बनाने में आसानी। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से कोरोना वायरस को ट्रैक और आइसोलेट करना आसान होगा। उन स्ट्रेंस की पहचान करने में मदद मिलेगी जो तेजी से संक्रमण फैलाते हैं और जीवन के लिए ज्यादा खतरनाक है। यानी न सिर्फ डॉक्टर्स को कोरोना के नए वेरिएंट का इलाज करने में आसानी होगी, बल्कि हर जिले से सैंपल लेकर जिला स्तर पर मैपिंग की जा सकती है, जिससे नए वेरिएंट को आइसोलेट करना कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।